नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज किया था और इस वीडियो में भी हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स के अगले पार्ट को रिवाइज करेंगे। इसी डिस्कशन के साथ हमारी पॉलिटी की जो रिवीजन है वो समाप्त हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, आप चाहें तो चैनल पे जाके वो वीडियोस फिर से देख सकते हैं। साइंस एंड टेक की जो डिस्कस की थी हमने दो पार्ट्स में इसे डिस्कस किया था। रंजीत सर ने इसे डिस्कस किया था जो डॉक्टर थे, और उसके अलावा इन्वायरमेंट को भी हमने कई पार्ट्स में डिस्कस किया था। लेकिन एक बात जो ध्यान देने योग्य वो ये है कि एक महीने पहले हमने ये दोनों चीज़ें डिस्कस की थी। तो बस ये देखने लायक चीज़ है कि क्या कुछ नया ऐड करने वाला है या नहीं साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के अंदर में। अब जो बचा है, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी होगी, बचा है सोसाइटी के टॉपिक्स बचे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स भी बचे हैं। इसके अलावा हम मैपिंग भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैपिंग में दिक्कत है कि काफ़ी सारे ऐसे मैप उसमें इस्तेमाल होंगे, यूट्यूब पे उसकी वीडियो नहीं डल सकती, तो फेसबुक पे उसकी वीडियो डालनी पड़ेगी। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप जो ये पेज है OnlyIS02 वाला, इस पेज पे या तो लाइक कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं तो फिर भी आप बस देखते रहिएगा यहाँ पे कोई वीडियो आई है क्या नहीं आई है। बस मैपिंग शायद हम फेसबुक पे ही डिस्कस करेंगे, तो आप इस पेज को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स से। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजेस की नियुक्ति हुई। किन किन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चन यूं आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो तो कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट बढ़ाती है। 2 क्वेश्चन हो गए। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अभी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की जजेस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 31। 2009 में ये बढ़ाई गई थी। सबसे पहले तो देखिए, आज़ादी के बाद ये 8 थी, 5 बार इसे बढ़ा दिया गया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज सिर्फ 8 होते थे, 5 बार इसमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दिया। आखिरी जो बढ़ोतरी हुई थी वो 2009 में हुई थी, तब 26 से बढ़ा के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ है वो 31 कर दी गई थी। करता कौन है? ये सब पार्लियामेंट करती है। क्वेश्चन आया था 2014 में इस पे, कौन बढ़ाता है स्ट्रेंथ? पार्लियामेंट बढ़ाता है। बाकी तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्ति करता कौन है वो तो आपको पता है कि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन एक प्रकार से जो राय देते हैं कोलिजियम सिस्टम से उनकी नियुक्ति होती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। कोलिजियम सिस्टम से इनकी नियुक्ति होती है, ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करता है। तो ये पूरा आपको याद रखना, 3-4 क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। आगे देखिए, जो आर्टिकल रिलेटेड है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी है, आपको याद होगा लक्ष्मीकांत जब पढ़ते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी की रिकमेंडेशंस दी थी इमरजेंसी के दौरान, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी। इन्होंने और भी काफ़ी कुछ बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लेके आनी चाहिए सरकार को। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कब आ सकती है? जब देखिए आर्टिकल नंबर 312 के तहत में जब राज्यसभा जब 2/3 बहुमत से ये रेजोल्यूशन पास कर दे, तब जाके कोई भी ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना कर सकती है पार्लियामेंट। तो याद रखिएगा, राज्यसभा को 2/3 बहुमत के साथ में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अब ऑलरेडी ऑल इंडिया सर्विसेज है कौन कौन सी? अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS की सर्विस है, IPS की सर्विस है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। 3 सर्विसेज सिर्फ अभी जो है ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। बाकी देखिए IRS जो है या फिर दूसरी सर्विसेज हैं वो सेंट्रल सर्विसेज हैं, वो ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ 3 ही हैं, IAS, IFS और IPS। और एक कॉमन फीचर इन सभी सर्विसेज का एक ये होता है, देखिए, ये रिक्रूट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन लाइबिलिटी होती है इनके ऊपर में, डेपुटेशन पे ये सेंटर के लिए भी काम कर सकते हैं, वैसे ये स्टेट कैडर के अंदर में जाते हैं। अगला है देखिए स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम के बारे में बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन सीधा आ सकता है 4 ऑप्शंस के साथ में। देखिए, स्पॉइल सिस्टम ये होता है कि हमारे देश में तो देखिए जो बड़ी पोस्ट होती है वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स काम होते हैं। देखिए, जैसे एम्बेसडर है हमारे देश में, अगर किसी दूसरे देश में गवर्नमेंट एम्बेसडर नियुक्त करती है तो सिर्फ फॉरेन सर्विस के ऑफिसर को ही एम्बेसडर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में थोड़ा सिस्टम अलग है। अमेरिका की डेमोक्रेसी क्या कहती है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो हमारे यहाँ पे US के एम्बेसडर कौन थे इंडिया के अंदर में? मिस्टर रिचर्ड वर्मा। जबकि रिचर्ड वर्मा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं थे, रिचर्ड वर्मा सिर्फ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके लीडर हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे देश में तो जो बड़ी पोस्ट है वहां पे सिर्फ ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति होती है। लेकिन स्पॉइल सिस्टम ये होता है कि आप अपने हिसाब से बड़े पोस्ट पे ब्यूरोक्रेट की नियुक्ति ना करके अपने लीडर्स की नियुक्ति भी कर सकते हो, अपने मनमर्जी के पर्सन्स की नियुक्ति कर सकते हो बड़े पोस्ट पे। समझ गए? ये होता है स्पॉइल सिस्टम। आगे है देखिए, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें स्पेशली मध्य प्रदेश ने नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा ताकि वहाँ की जनता में हैप्पीनेस को इस्टेब्लिश किया जा सके। ये जो कंसेप्ट लिया है मध्य प्रदेश ने वो लिया है भूटान से।
भूटान में ये हैप्पीनेस का कंसेप्ट की शुरुआत हुई थी, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। 4 पैरामीटर्स पे इसको मेजर किया जाता है। पहला है सस्टेनेबल इक्विटेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आगे है कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, अगला है प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, और आगे है गुड गवर्नेंस। तो 4 पैरामीटर्स पे हम मेजर करते हैं GNH यानी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को। आगे है ये देखिए लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। क्या है ये लिम्स? ये देखिए अब पूरी जो सिस्टम है वो डिजिटलाइज हो जाएगा। किसका? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री का कौन सा केस चल रहा है, कौन से किन्होंने उनके खिलाफ में केस कर रखा है, जो भी मिनिस्ट्रीज के केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर में, उन सभी केसेस को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा ताकि जो हैंडलिंग ऑफ केसेस है वो आसानी से हो सके, डिजिटली सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो। भाई कब कौन सी तारीख है, मिनिस्ट्री को कब जाना है और कब किस केस का फैसला कब आएगा। समझ गए? सिंपल सी चीज है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने कौन कौन से केस कर रखे हैं या फिर उनके खिलाफ कौन कौन से केस हैं, वो उन सारी चीजों को डिजिटलाइज किया जाना है। अगला है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कैबिनेट। ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में पहली ई कैबिनेट स्टैब्लिश की गई थी। इसमें देखिए कैबिनेट जब ये कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो सारे जो चीज़ें हुई थी वो टेबलेट की सहायता से हुई थी। यानी वैसे तो देखिए कैबिनेट की जो मीटिंग होती है आमतौर पे काफ़ी सारे पेपर्स रखे जाते हैं मिनिस्टर्स के आगे, लेकिन इस मीटिंग में जो भी कुछ चीज़ें यूज हुई थी वो डिजिटली यूज हुई थी, कोई पेपर इस्तेमाल नहीं हुए थे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने ई कैबिनेट को इस्टैब्लिश किया? तो अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने ई कैबिनेट को इंप्लीमेंट किया। आगे देखिए हमें यह तो पता है आर्टिकल नंबर 370 जो है वो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है? आर्टिकल 370 कहता है कि देखिए डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, इन 4 डोमेन को आप छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी चीज़ के अगर पार्लियामेंट को कानून बनाना है तो पार्लियामेंट को स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस लेनी पड़ेगी। समझ गए? तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 370। लेकिन एक और आर्टिकल भी है, आर्टिकल नंबर 35A। ये भी एक प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता है। ये देखिए यहाँ पे स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस आर्टिकल के तहत में ये आर्टिकल एक प्रकार से इंपावर करता है जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है उसको, कि वो एक प्रकार से वहां के रेजिडेंट्स के लिए अलग से कानून बना सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते आप कश्मीर के अंदर में, तो काइंड ऑफ ये क्या चीज़ है? तो काइंड ऑफ ये चीज़ है ना, स्पेशल पावर दी गई है वहां की असेंबली को। तो बस ये आर्टिकल नंबर 35A भी याद रखिएगा आप। आमतौर पे हमारा जो फोकस होता है वो आर्टिकल नंबर 370 पे ही होता है। आर्टिकल नंबर 35A पे अगर क्वेश्चन आ सकता है कि 2-3 ऐसे आर्टिकल दिए हों कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, जैसे 370, 371 में भी कई सारे स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है और 35A भी आ गया ऑप्शनल में, तो हमारे ध्यान जाएगा 370, 371 में जाएगा, लेकिन 35A है वहाँ पर नहीं जाएगा। तो बस थोड़ा सा ये याद रखिएगा। आगे देखिए ये है इनर लाइन परमिट सिस्टम। ये इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है? देखिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको जहां पे जाने के लिए इनर लाइन परमिट का जो परमिट है वो लेना पड़ता है। ये एक प्रकार से नॉन डोमिसाइल सिटीजन्स है उनको लिए एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड 3 स्टेट्स में अभी ये परमिट सिस्टम लेना पड़ता है। मान लीजिए मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, अगर मुझे यहाँ पे जाना है अरुणाचल प्रदेश में, तो मेरे पास में अरुणाचल प्रदेश का डोमिसाइल नहीं है, तो मुझे ये परमिट लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट सिस्टम। अभी जो ये सिस्टम है सिर्फ 3 स्टेट्स में एप्लीकेबल है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। क्यों स्टार्ट किया गया था? देखिए ये अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। अंग्रेज लोग क्या थे, उनका जो मेन मकसद था वो तो ये था कि वहां पे जो रेवेन्यू मिलता था, काफी सारे जो टी प्लांटेशंस थे उनको सिक्योर करके रखना चाहते थे। लेकिन अब तो काफी सारे रीजंस हैं, जब मतलब आप पूछ सकते हैं, आपके मन में आया होगा कि जब अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था तो आजादी के बाद में भी क्यों जारी रहा? आजादी के बाद में इसलिए जारी रहा क्योंकि देखिए जो ट्राइबल लोग हैं वहां पे, या फिर हिल लोग हैं, हिली पीपल है, पहाड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके कस्टम्स को सहेज के रखा जा सके, उनकी प्रैक्टिसेस जो परंपराएं हैं उनको सहेज के रखा जा सके, इसलिए ये आज भी जारी है। तो अभी क्यों न्यूज में है? अभी देखिए मणिपुर में फिर से एक प्रकार से जो प्लेन एरिया पे रहने वाली जो कम्युनिटी है, मैती जो कम्युनिटी है, वो मणिपुर के अंदर में इनर लाइन परमिट मांग रही है। मणिपुर के अंदर में, मणिपुर के, आपको पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा 3 कम्युनिटीज हैं मेनली, मैती कम्युनिटी और कुकी, नागा। अब देखिए कुकी और नागा है वो तो हिल्स में रहते हैं, वहां पे जाने के लिए तो इनर लाइन परमिट सिस्टम है अभी भी मणिपुर में। समझ गए? इनके अलावा मणिपुर के हिल में भी है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर का कुछ हिस्सा। अब लेकिन देखिए मैती जो लोग हैं वो प्लेन एरियाज में रहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए हम ऊपर तो जा नहीं सकते, यानी बाहर से जो स्टेट से जो लोग आते हैं वो इनके एरियाज में नहीं जा सकते, कुकी के या नागा के, क्योंकि वहां पर तो इनर लाइन परमिट सिस्टम ऑलरेडी है मणिपुर में। जो भी लोग आते हैं बाहर के स्टेट से वो प्लेन एरिया में रहते हैं, इसलिए मैती लोग कहते हैं कि
हमारी पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, सारे लोग बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स हमारे एरिया में ही आते हैं, इसलिए आप मणिपुर के पूरे एरिया को इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंडर में आना चाहिए। तो ये मांग है मैती लोगों की। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। 8वां जो शेड्यूल है हमारे संविधान का वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। कितनी लैंग्वेज हैं आप बताइए? फिलहाल देखिए 22 लैंग्वेज हैं 8वें शेड्यूल के अंदर में आती हैं। संविधान जब बना था जब 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन बाद में ऐड कर दिया गया। सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 1967 में, उसके बाद कोंकणी, नेपाली, मणिपुर को ऐड किया गया 1992 के अंदर में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इनको ऐड किया गया 2004 के अंदर में। किसको कब ऐड किया गया ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए नहीं है, और क्वेश्चन ये भी नहीं आएगा कि कौन सी लैंग्वेज ये 8 शेड्यूल के अंदर में है या नहीं है, क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जहां पे भी बहुत सारी चीजें आ जाती है ना वो यूपीएससी नहीं पूछेगी। अब देखिए G77 के अंदर में कौन कौन से देश आते हैं ये यूपीएससी कभी ही नहीं पूछेगी। G20 में कौन से आते हैं वो भी नहीं पूछेगी, लेकिन G4 है, G5 है, G3 है, G7 है, यहां तक यूपीएससी पूछ सकती है। समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है? तो 22 चीजों में से 1-2 पूछना, फिर ऐसे यूपीएससी की रेपुटेशन खराब हो जाती है, मतलब इनडायरेक्टली वो नहीं पूछेंगे। अब देखिए देखो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन कहीं तो आपको लाइन ड्रा करनी पड़ेगी ना, तो यही वो चीज है काइंड ऑफ हमारे पास में। मतलब मेरा कहने का मतलब साफ साफ स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता, मैं आपको इंपावर करना चाहता हूं ताकि आप भी सोच सको कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा हो गया, मतलब मैं तो आपको क्या सिखाऊंगा, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए जो डायलेक्ट्स हैं, हिंदी की 2 डायलेक्ट्स हैं, देखिए बोली जो है भोजपुरी, राजस्थानी, ये जो भाषाएं हैं ये आम अभी देखिए बोली है, ये हिंदी की ही बोली है। हिंदी को थोड़ा सा ट्वीक करोगे तो वो एक प्रकार से आप भोजपुरी बोल सकते हो, लेकिन एक प्रकार से वो बोली है। अब ये भी अपनी तरफ से मांग कर रही है कि हमें भी 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब लेकिन कई जो हिंदी के एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए आप इस तरह से बोलियों को ऐड करने लगे 8th शेड्यूल के अंदर में, तो जो हिंदी की जो इंपॉर्टेंस है वही खत्म हो जाएगी, तो आप इसे ऐड मत कीजिए। जो हिंदी की बोलियां हैं जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, आप इनको ऐड मत कीजिए, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जबकि भोजपुरी और राजस्थानी वाले कह रहे हैं ऐड कीजिए। इस चीज़ पे देखिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम है सीताकांत महापात्रा कमेटी। तो याद, कमेटी का नाम याद रखिएगा, सीताकांत महापात्रा कमेटी। अब देखिए अगला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन किया गया था 1921 में। इसे बनाया गया था इंडिया एक्ट 1919 के अंदर में। ये देखिए जो कैग की जो रिपोर्ट आती है उसको स्क्रूटिनाइज करती है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, और हर साल इसे गठित किया जाता है। एक प्रकार से पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है ये फाइनेंसिस के ऊपर में, यानी गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, जो फाइनेंसिस का इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर में निगरानी रखने के लिए इस कमेटी का यूज होता है। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स आते हैं लोकसभा से, 7 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से। और एक जो प्रचलन है, कन्वेंशन है, वो ये है कि 1967 से जो पैक्ट का कमेटी का जो हेड होता है वो ओपोजिशन से होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी चर्चा में थी ये बॉडी इस साल, तो 2-3 साल पहले इस पे क्वेश्चन आया था, तो फिर से इस साल आ सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए श्याम नारायण चौकसी, ये देखिए केस था, ये केस का नाम याद रखिएगा। आपको इतना तो याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिनेमा हॉल्स के अंदर में जो हमारा राष्ट्रगान है, जनगण मन, उसको चलाया जाना आवश्यक है, निश्चित रूप से उसको चलाया जाना मैंडेटरी है फिल्म स्टार्ट होने से पहले। लेकिन यूपीएससी केस के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन से केस में ऐसा डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो याद रखिएगा केस का नाम था श्याम नारायण चौकसी केस। इसके अलावा देखिए आर्टिकल नंबर 51A में आता है कि हमें हमारे नेशनल सिंबल्स का सम्मान करना है, और एक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट भी है 1971 का, एक फ्लैग कोड भी है इंडिया 2002। लेकिन फ्लैग को किस प्रकार से सहेज के रखा जाए वो कानून नहीं है, काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कोड है वो। इसके अलावा देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो है नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, संस्कृत में इन्होंने कंपोज किया था, और पहली बार इसे गाया गया था 1896 के अंदर में। हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था 1896 में, उस समय इसे गाया गया था। तो याद रखिएगा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी के द्वारा कंपोज किया गया, और पहली बार 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे देखिए नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जो है रविंद्रनाथ टैगोर की जो कंपोजिशन है वहां से लिया गया है, जनगण मन, पहले स्टैंजा से लिया गया है। सबसे पहले इसे बंगाली में इसे कंपोज किया गया था, बाद में हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट किया गया अबीद अली के द्वारा में, और पहली बार इसे गाया गया था 1911 के कांग्रेस के कन्वेंशन के अंदर में, अधिवेशन में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने देखिए जो इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए, जैसे नेशनल इक्वेटिक एनिमल कौन सा है, डॉल्फिन है, और कैलेंडर के बारे में पूछा, नेशनल कैलेंडर के बारे में। तो ये सारे जो नेशनल सिंबल्स हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल, देखिए अब एक आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आते।
वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मतलब पर्सन है। आर्टिकल नंबर 76 के में ये मेंशन किया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में। इनको बोलने का अधिकार है, दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में ये बोल सकते हैं, लेकिन इनके पास में वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार सिर्फ मेंबर्स को होता है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि इनके पास में वो सारे पावर्स, प्रिविलेजेस या फिर इम्यूनिटीज हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में होती हैं। समझ गए? ये 4-5 चीजें याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है 76, बोलने का अधिकार है दोनों हाउसेज में, वोट देने का अधिकार नहीं है, और जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के समान हैं। 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखिए, ये कमेटी का नाम याद रखिएगा, ए.के. भार्गव कमेटी नेट न्यूट्रलिटी पे। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है 20 सेकंड में डिस्कस करते हैं। देखिए, नेट न्यूट्रलिटी ये होता है कि अब देखिए हम जब इंटरनेट चलाते हैं, मान लीजिए गूगल में हमने सर्च किया, अब देखिए कई सारी वेबसाइट्स हम खोल सकते हैं इंटरनेट पे। तो कई बार क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, कुछ वेबसाइट्स पे जो स्पीड है उसको लिमिट कर देता है। ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे स्पीड आएगी 1 Mbps की, लेकिन अमेजन पे स्पीड आएगी सिर्फ 30 Kbps की। तो ये भेदभाव हो गया ना, किसी वेबसाइट में स्पीड ज़्यादा आ रही है, किसी वेबसाइट में स्पीड कम आ रही है। तो इसको नहीं कर सकते। सर्विस प्रोवाइडर को सभी वेबसाइट्स को समान स्पीड प्रोवाइड करनी होगी। वो चीज़ है नेट न्यूट्रलिटी। यानी सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एयरटेल, वोडाफोन है, ये किसी भी वेबसाइट की ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते और किसी वेबसाइट को डिग्रेड नहीं कर सकते, कम तवज्जो नहीं दे सकते। सिमिलर तवज्जो देनी पड़ेगी सबको। ये पूरा कंसेप्ट है नेट न्यूट्रलिटी। और नाम याद रखिए कमेटी का, ए.के. भार्गव कमेटी। अगला है देखिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। काफी चर्चा में आजकल न्यूज चैनल्स की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। देखिए, प्रिंट मीडिया को एक प्रकार से मॉडरेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके जो काटजू थे पहले चेयरमैन थे, अभी कुछ और हैं, नाम याद नहीं है मेरे को। वो ये जो है स्टैच्यूटरी बॉडी है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। लेकिन जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं जैसे आज तक, जी न्यूज, टाइम्स नाउ, इनको नहीं रेगुलेट करते। वो इनके रेगुलेशन के लिए अलग से बॉडी है, ये है न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। समझ गए? प्रिंट मीडिया, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो स्टैच्यूटरी बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन चैनल्स को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इसको, ये जो एक एमिनेंट जूरिस्ट कोई भी है वो इसके हेड होते हैं। और इनके पास में जो प्रॉब्लम आती है, अगर आपको देखिए आज तक की किसी कवरेज से शिकायत है तो आप इस बॉडी के पास में जा सकते हो। इस बॉडी ने कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स को भी लेट डाउन किया है, और जिसे फॉलो करना पड़ता है चैनल्स को। अब एक और बात, मान लीजिए सोनी, सेटमैक्स, जो एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, जी टीवी, स्टार प्लस, यहां पे अगर इन चैनल्स पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसके पास जाओगे? तो आप देखिए इनके पास जा सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, BCCC। तो ये देखिए इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये एंटरटेनमेंट चैनल से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत है तो उनकी शिकायतों, वो शिकायतों को लेकर आप यहां पे जा सकते हो। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन नहीं, इसने बनाई थी, ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने इस बॉडी का निर्माण किया था। नाम है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, और मैंडेट जो है वो जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ IB के अंदर में, उस गाइडलाइंस को ये फॉलो करते हैं। यानी अपने से खुद से इन्होंने कुछ गाइडलाइंस को नहीं लेट डाउन किया है, जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ने दी है उन्हीं गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ये कंप्लेंट काउंसिल है। अब देखिए अगला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये देखिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट पास किया गया था 1986 के अंदर में। ये जो एक्ट है वो कस्टमर्स के हितों को बचाता है। जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो फोरम्स के पास में। तीनों लेवल्स पे Tier 3 फोरम्स का निर्माण किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। नेशनल लेवल पे जो होता है वो होता है NCDRC, और NCDRC देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा के मुकदमों को हैंडल करता है। उसी तरह कोई लिमिट है स्टेट के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, लेकिन NCDRC याद रखिएगा 1 करोड़ तक के। क्वेश्चन कई तरह के पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक तो यूँ पूछा जा सकता है कि NCDRC है वो क्या है, कैसी जुडिशियल बॉडी है और कौन इसके हेड होते हैं। या तो देखिए सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज इसके हेड हो सकते हैं। 1 करोड़ तक के ज़्यादा के मुकदमे जाते हैं NCDRC के अंदर में, और इसके बाद में भी NCDRC के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NCDRC के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। इसके अलावा देखिए फोरम्स तो स्टैब्लिश करने ही हैं 3 लेवल्स पे। एक जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उनका भी निर्माण करना है स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और नेशनल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो काउंसिल का निर्माण किया जाएगा उसके जो हेड होंगे वो यूनियन मिनिस्टर्स होंगे। समझ गए? 2 चीजें करनी है, एक तो फोरम्स बनाने हैं यानी कोर्ट्स बनानी है, दूसरा काउंसिल्स बनानी है। 2 चीजें बनानी है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। जागो ग्राहक जागो।
आगे देखिए इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट बिल जो ये है, और देखिए थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं इसका। आर्टिकल नंबर 262 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 262 कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी ऐसा एक्ट पास कर सकती है रिवर्स यानी डिफरेंट स्टेट्स के बीच में रिवर के पानी को डिवीजन को लेकर अगर कोई लड़ाई होती है तो उसके समाधान के लिए पार्लियामेंट कोई भी एक्ट पास कर सकती है। तो इसीलिए इस आर्टिकल का यूज करते हुए 262 आर्टिकल का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने 1956 एक्ट बनाया था, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट। अब उसी में फेरबदल किया गया है, उस बिल को कहते हैं ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिल 2017। तो क्या बदलाव किया गया है? देखिए पहले तो हर एक रिवर में जो भी विवाद होता था तो उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती थी। मान लीजिए सतलुज रिवर पे विवाद है तो अलग से ट्रिब्यूनल, या फिर मान लीजिए गोदावरी नदी पे विवाद है तो अलग से ट्रिब्यूनल। लेकिन नया जो बिल आया है उसमें ऐसा कहा गया है कि सभी रिवर्स के समाधान के लिए एक ही ट्रिब्यूनल होगा, लेकिन बेंच अलग अलग होंगी। समझ गए? एक ही ट्रिब्यूनल, बजाय इसके कि हर एक नदी के लिए अलग से ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, ट्रिब्यूनल तो एक ही होगा लेकिन उसकी बेंच अलग अलग होंगी। लेकिन उससे पहले एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का भी निर्माण किया जाएगा। इसमें एक्सपर्ट्स होंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भी, यानी ट्रिब्यूनल से जाने से पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है वो देखेगी सभी चीज़ों को। और एक मैंडेट है इनके पास में कि 1 साल के अंदर अंदर में ये इनको सुलझाने हैं मामले। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को 6 महीनों तक एक्सटेंड किया जा सकता है, सिंगल ट्रिब्यूनल। इसके अलावा देखिए डाटा कलेक्शन भी काफ़ी करेंगे। अब काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी बार काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब तमिलनाडु कहता था कि हमारे पास में इतना पानी है कावेरी को लेकर, कर्नाटक कहता था कि हमारे पास इतना पानी है, तो सही में डेटा था ही नहीं किसी के पास में, किसके पास में कितना पानी है। तो जब ये जो रिवर्स है उनसे रिलेटेड प्रॉपर डेटा हो पब्लिक डोमेन में, तब सुप्रीम कोर्ट के पास में भी आसानी होगी, या फिर ट्रिब्यूनल्स हैं उनको भी आसानी होगी कि अवार्ड देने में किस प्रकार से रिवर के पानी को डिवाइड किया जाए। तो अगला आर्टिकल क्या है? अगला देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये अभी हमारी स्टैच्यूटरी बॉडी है, लेकिन अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए बिल आया था जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी के लिए ये बॉडी है, पहले स्टैच्यूटरी है, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए बिल आया है। तो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा। उसके अलावा अब क्या है, स्टेट के अंदर में ओबीसी की अलग से लिस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में अलग से लिस्ट होती है। अब इस बिल को अगर ये पास हो गया तो एक ही लिस्ट होगी, स्टेट और सेंटर में अलग अलग लिस्ट नहीं होंगी। और उसके अलावा देखिए पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी ओबीसी में किसको इंक्लूड किया जाए, किसको एक्सक्लूड किया जाए। डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देगा, यानी जो ओबीसी के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी एड्रेस करेगी ये बॉडी है। अभी कौन एड्रेस करता है ओबीसी की ग्रीवेंसेस को? अभी तो देखिए जो एंग्लो इंडियंस, ओबीसी, एससी, इन तीनों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं जो नेशनल कमीशन और शेड्यूल कास्ट पे जो बॉडी है वो। जी हाँ, जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि आपको कि ओबीसी की जो ग्रीवेंसेस हैं वो नेशनल कमीशन और शेड्यूल कास्ट के पास में क्यों जाती हैं, पता नहीं, लेकिन जाती हैं। याद रखिएगा, ट्रैप है, यूपीएससी पूछ सकती है इस पे। आगे कुछ नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा ये क्रिटिसिज्म था, मेंस के लिए जरूरी हो सकता है, पूछ सकते हैं प्रीलिम में भी। जो रिकमेंडेशन है वो एनसीबीसी की, वो स्टिल बिल के पास होने के बावजूद भी बाइंडिंग नहीं होंगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए इंटर स्टेट काउंसिल है। आर्टिकल नंबर 262 हमने अभी डिस्कस किया था कि उसमें कोई भी पार्लियामेंट रिवर को, जो भी लड़ाई है रिवर्स के ऊपर में, उसके पानी को सुलझाने के लिए एक्ट बना सकती है। अब पार्लियामेंट जो हमारा संविधान है उसमें एक और भी आर्टिकल है 62 के बाद में 63। आर्टिकल नंबर 263 ये कहता है कि देखिए पार्लियामेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए कोई भी एक प्रकार से बॉडी का निर्माण कर सकता है, इंटरस्टेट काउंसिल का निर्माण कर सकता है। तो इसी आर्टिकल का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने एक काउंसिल का निर्माण किया था जिसका नाम था इंटरस्टेट काउंसिल। 1990 के आसपास में पार्लियामेंट ने ये काउंसिल बनाई थी, 1990 के आसपास में। तो 263 आर्टिकल के तहत में पार्लियामेंट ने ये काउंसिल बनाई थी। नॉन परमानेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, समझ गए? पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और किसी भी समय से बनाया जा सकता था। तो 1990 में आर्टिकल नंबर 263 का यूज करते हुए बनाई गई ये बॉडी। प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। इसके मेंबर्स में काफ़ी सारे मेंबर्स आते हैं, सीएम, सभी स्टेट्स के, यूटी के जो जहाँ पे वो होते हैं सीएम, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि पीएम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इस बॉडी के अंदर में, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। आगे क्या है, नेशनल लोक अदालत। क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार नेशनल लोक अदालत पे। देखिए नेशनल लोक अदालत को इस्टेब्लिश किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर में। कई तरह के केसेस को सुलझाने के लिए नेशनल लोक अदालत लगती है। सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स, पार्टीशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स, इन सभी तरह के केसेस को एड्रेस करने के लिए नेशनल लोक अदालत लगती हैं। नेशनल लोक अदालत का चेयरमैन कौन होता है? देखिए या तो सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर इसके चेयरमैन होते हैं, लेकिन जो इसके मेंबर्स होते हैं वो वकील भी हो सकते हैं, सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वकील और नेशनल सोशल जो वर्कर्स हैं, समाज सेवक हैं, वो भी एक प्रकार से नेशनल लोक अदालत के मेंबर हो सकते हैं, यानी बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं।
अगला देखिए, ये जो रियल एस्टेट बिल था वो पिछले साल इसको पास कर दिया गया था, लेकिन अभी ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो कौन कुछ नए पॉइंट्स हैं इसके, देख लेते हैं कौन से पॉइंट्स हैं इसके। देखिए, एक सबसे पहले तो ये देखिए, ये बिल कौन सी बिल्डिंग्स पे अप्लाई होगा। 8 फ्लोर्स होने चाहिए बिल्डिंग्स के, तब जाके ये बिल अप्लाई होगा उन बिल्डिंग्स पे, और कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए। समझ गए, 8 फ्लैट्स या 500 स्क्वायर मीटर। तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बिल्डर्स के ऊपर में प्रॉपर पेनल्टी का प्रावधान है अगर वो बिल्स की जो चीज़ें हैं उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं ठीक से। कारपेट एरिया को पहला बताना होगा बिल्डर्स को। कई बार क्या होता है, देखिए फ्लैट का एरिया दिया होता है, लेकिन फ्लैट के अंदर में कितना दीवारें हैं, कितने साइज की, वो नहीं, एक्चुअली फर्श कितने पूरे फ्लैट के अंदर में कितने एरिया का है उसको कहते हैं कारपेट एरिया। फर्श कारपेट कहाँ पे कितने एरिया तक बिछाया जा सकता है, तो वो पहले से डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। अगर कोई भी आपको बिल्डिंग के प्लान में चेंज करना है तो 2/3 एलओटीज हैं, उनकी राय लेनी पड़ेगी। और उसके बाद में बिल्डर्स को क्या क्या करना है, बिल्डर्स को देखिए सज़ा हो सकती है अगर वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे सारी चीज़ें, प्रॉपर बिल के जो प्रावधान है उसको फॉलो नहीं करेंगे। 5 साल तक गारंटी रहेगी बिल्डर की, यानी आपने एक बिल्डिंग बना के दे दी, यानी आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई, तो आने वाले 5 सालों तक भी आपकी जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं हो कि आज आपने बिल्डिंग खड़ी करके दी और परसों गिर गई, नहीं। इंश्योरेंस भी होगा लैंड का, टाइटल का, और 70% जो पैसा जमा होगा, ऐसा देखिए बिल्डर को मान लीजिए एलओटीज ने अपना पैसा जमा कराया कि हाँ भाई उनकी जो फ्लैट है वो पक्का हो गया, तो बिल्डर के पास में काफ़ी सारा पैसा आ गया, तो बिल्डर को उस पैसे को एक अकाउंट में अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, 70% उस पैसे को उसी एक अकाउंट में जमा करके रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि देखिए बिल्डर ने पहले तो पैसा ले लिया, जिन्होंने फ्लैट खरीदा बुक करवाया अपना, बाद में बिल्डर्स ने उस पैसे का यूज किया, बिल्डर्स ने ब्याज पे चढ़ा दिया, ब्याज खा रहा है और बाद में कुछ नहीं कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं। तो प्रॉपर चीजें हैं, सारा कुछ उस बिल में। अब जो बिल्डर्स हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कंज्यूमर्स को, काफी सारे फायदे हैं कंज्यूमर्स के लिए। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट काफी चर्चा में है, काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करी है। देखिए कंपोजिशन देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए लोकपाल के अंदर में आएंगे चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स। 50% जो लोकपाल के अंदर में मेंबर्स होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे, और बाकी 50% होंगे वो SC ST या OBC होंगे। तो अपॉइंट कौन करेगा लोकपाल और मेंबर्स को? अपॉइंट करेगा देखिए सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, स्पीकर होंगे लोकसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीडिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी। तो ये 4 मेंबर्स तो ये हो गए। 5 मेंबर्स की कमेटी होगी देखिए सिलेक्शन कमेटी। 4 मेंबर्स तो हमने ये डिस्कस किए, PM अपोजिशन के लीडर लोकसभा के अंदर में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर। 4 तो ये हो गए। बाकी अब ये 4 मेंबर्स मिलकर एक एमिनेंट जूरिस्ट की नियुक्ति करेंगे। कोई मान लीजिए कानून के जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जिसको महारत हासिल हो, उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। तो 4 मिलके उस बंदे की नियुक्ति करेंगे, तो मिलके 5 हो जाएंगे। 5 अब ये सिलेक्शन कमेटी, 5 सदस्य को कहेंगे हम सिलेक्शन कमेटी, ये एक प्रकार से नियुक्ति करेंगे लोकपाल की। अब इसके अलावा एक सर्च कमेटी भी है। सर्च कमेटी कौन सी है? सर्च कमेटी देखिए नाम सुझाएगी इस सिलेक्शन कमेटी को, समझ गए? सिलेक्शन कमेटी तो नियुक्ति करेगी, लेकिन उसके पास में नाम कौन भेजेगा? नाम भेजेगा सर्च कमेटी। सर्च कमेटी जैसे अब फालिन नरीमन थे और केवी थॉमस थे, उनको नियुक्त किया गया था, लेकिन वो पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा था कि देखिए हमारा काम सिर्फ क्लर्क का थोड़ी है, हम नहीं नियुक्त करेंगे, हमें पूरी आज़ादी दीजिए कि कौन से नाम हम सुझा सकें इस पूरे सिलेक्शन कमेटी को। ज्यूरिडिक्शन क्या है? एक बात याद रखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री भी इस ज्यूरिडिक्शन में आते हैं लोकपाल की, और इसके साथ साथ CBI भी ज्यूरिडिक्शन में आती है इस लोकपाल के। अब आगे देखिए जो ये विजन है नीति आयोग का, 3 तरह का विजन है नीति आयोग का। और पहले तो सबसे पहले देखिए 2017-18 से लेकर 2031-32 तक का उनका प्लान है, 15 साल का। नेशनल सोशल गोल्स को इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, पूरा विजन है इसके साथ में। उसके अलावा 7 साल की स्ट्रेटजी है, ब्रॉडर विजन को किस प्रकार से पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया जाए। उसके अलावा 3-3 साल के विजन होंगे। 3 साल का देखिए अभी शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान है ये, कि 2019 तक एक प्रकार से ट्रांसलेट करना है इस एक्शन प्लान को। तो ये नीति आयोग ने अब दिया है, क्वेश्चन पूछ सकती है UPSC किसी भी तरह से इस मुद्दे पर। आगे क्या है? आगे देखिए इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये देखिए ये जो सिस्टम है किस लिए है? जो कोर्ट्स के अंदर में केस फाइल होती है वो डिजिटल केस फाइल हो सके, या जो भी केस का स्टेटस है वो सब कुछ ऑनलाइन दर्शाया जा सके। ऑनलाइन गेटवे होना चाहिए जिसमें एक प्रकार से कितनी केस को लड़ने के लिए फीस चाहिए, कोर्ट फी को कैलकुलेटर, उन सभी चीज़ों के लिए ये जो है सिस्टम बनाया गया है। नाम है इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे देखिए ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025 है। ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025 क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए इलेक्शन कमीशन 2025 तक कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को अपनाएगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करेगा इलेक्शन लड़वाने के लिए, वो है ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025। तो खत्म हो गए हमारे पॉलिटी के करंट अफेयर्स। आगे देखिए हमें 3 चीज़ें तो आवश्यक रूप से डिस्कस करनी है। एक सोसाइटी, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस,
और मैपिंग हो सके तो हम फेसबुक पे डिस्कस करेंगे। तो आप फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा OnlyIS02, और मैपिंग हम शायद वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।